अगर आप ध्यान से देखें जो है ऐतिहासिक तौर पे पिछले 15, 20, 25 साल में RMAs हुए हैं, रेवोल्यूशन इन मिलिट्री अफेयर्स। ओके। तो वो भिन्न भिन्न स्टेज पर आते रहते हैं। पहले आप तलवारों से लड़ते थे जी, जमीन पे लड़ते थे, घोड़ा आया, हाथी आए, तो ये चेंज होता है वारफेयर कैसे होता है। रथ आए, उसके बाद जब तलवारें और रथ और पेड़ों से चलने के बाद तोप आ गई तो मार दूर हो गई, युद्ध कैसे होता है चेंज हो गया। इसी प्रकार मशीन गन बनी तो युद्ध कैसे होता है वो चेंज हो गया। इसी प्रकार पिछली सेंचुरी इतिहास में टैंक बना, युद्ध का स्टाइल चेंज हो गया। ये हवाई जहाजों ने युद्ध करना शुरू कर दिया, चेंज हो गया। रॉकेट्स आ गए। अभी पिछले कुछ एक सालों में देखें तो रडार बने, फिर स्टेल्थ टेक्नोलॉजी बनी। इस प्रकार से आगे युद्ध जो है आगे बढ़ता जा रहा है। तो पिछले कुछ सालों में अगर 71 की लड़ाई के बाद देखें जी, भारतीय सेना का रूप जो था और आज से कुछ साल पहले जो सेना थी जो कारगिल में लड़ी, जी, बहुत ज्यादा अंतर नहीं था उसके अंदर। और उसके बाद देखिए किस प्रकार से तेजी आ रही है। सैटेलाइट, यूएवीज, रेंज लंबा हो गया है बहुत दूर तक। अभी रोबोटिक्स मशीनें तैयार की जा रही हैं युद्ध में सपोर्ट करने के लिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं। तो जो रेवोल्यूशन इन मिलिट्री अफेयर्स आए, जी, भारत की इंडस्ट्री उसको भारत की सेना तक नहीं पहुंचा पाई। ओके। और ये एक बहुत बड़ी निराशाजनक बात है, क्योंकि जब आपके अड़ोस पड़ोस में जो दुश्मन देश हैं वो बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, फॉर एग्जांपल चाइना, जी, तो आप पीछे रह जाने का डर है। और जब देश इस मामले में पीछे रह जाता है वो कम सफल होने के उसके चांसेस हो जाते हैं। तो कुछ एक प्रोग्राम भारत ने शुरू किए हैं। सबसे पहले क्या किया इस मोदी सरकार ने आकर के, जो एक दो फाउंडेशनल एग्रीमेंट साइन नहीं हुए थे, सिस्मोआ जो सिग्नल के ऊपर था और बेका जो कि स्पेस रिलेटेड इश्यूज के रिलेटेड था, जी, उसको साइन किया ताकि भारत अमेरिका जो है और भारत के संबंध इन इलाकों में थोड़े से प्रगाढ़ हो सके, नजदीक आ सके। उसके पश्चात भारत ने अंडरस्टैंड किया कि उसको क्या चाहिए। ओके, तो ये जो सबसे बड़ी समस्या जो हम लोग जो इस धंधे में लागू थे, जी, पहले सोच होती थी जिसको के बहुत हद तक PSU जो है ना, डिफेंस की जो 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 कंपनी है, DRDO है जैसे, या ये जो बड़ी बड़ी कंपनी है HAL वगैरह, ये इनका दबाव होता था कि जी टेक्नोलॉजी ला करके दो हमको। ओके। और समस्या ये थी कि टेक्नोलॉजी जो है वो जिसकी है वो ऐसे नहीं देगा। तो वो हम लोग जब उनसे बातचीत करते थे वॉशिंगटन DC के अंदर, उनका सुझाव होता था आप टेक्नोलॉजी पे क्यों ध्यान देते हैं, आप बताइए आपको कैपेबिलिटी क्या चाहिए। तो हम बोलते थे नहीं नहीं, हमें आदेश बहुत क्लियर है, हमें टेक्नोलॉजी चाहिए। जी, और ये चीज आपस में इसकी समझ जो है कोई बना नहीं पाया काफी देर तक। तो जो ये सरकार आई है, आई थिंक मुझे लग रहा है इस प्रकार से, क्योंकि अब मैं सरकार सर्विस में नहीं हूं और शायद इसलिए बोल भी सकता हूं, पर मुझे क्या हो रहा है उसकी मुझे पूरी जानकारी नहीं है। तो पर जो 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 हो रहा है उसको देख करके जो मेरी समझ है वो कि अब ये कोशिश हो रही है कि भारत कैपेबिलिटी हासिल करे।
टेक्नोलॉजी के अंदर से दबाव हट गया है, और ये भी समझ में आ गया कि आप पीएसयू के ऊपर अगर दबाव डालोगे कि टेक्नोलॉजी लाकर लेकर के आए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर लो, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर लो, उससे कुछ नहीं होने वाला है। तो अब क्या है, ये थोड़ा प्राइवेट सेक्टर भी लाए हैं, ओके, यूनिवर्सिटीज को भी साथ में शामिल किया है इन्होंने, आईआईटीज को जी, स्मॉल और मीडियम सेक्टर जो एंटरप्राइजेस है उनको भी एनकरेज किया है। तो कोशिश ये हो रही है कि जो अगला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक्स के रिलेटेड जो रेवोल्यूशन इन मिलिट्री अफेयर आएगा, उसको भारत की सेनाएं, भारत की जो रक्षा से संबंधित कंपनियां हैं, उसके अंदर प्राइवेट सेक्टर को आल करके कि भारत उसके अंदर शामिल हो सके। ओके, और इस बेसिक मोटे अगर आप फ्रेमवर्क को समझ सकते हैं कि टेक्नोलॉजी से कैपेबिलिटी के ऊपर हम जा रहे हैं, और कैपेबिलिटीज के अंदर हासिल करने के लिए हम शामिल कर रहे हैं अपनी यूनिवर्सिटीज को, अपनी थिंक टैंक्स को, अपने जो मीडियम और स्मॉल सेक्टर की कंपनियों को, और स्पेशली कंपनियां खड़ी की जा रही हैं इस काम के लिए, और उनको एनकरेज किया जा रहा है कि अगर आप इस टेक्नोलॉजी पे काम करना चाहते हैं तो देश आपको स्वागत करेगा। पहले क्या होता था, हम बंद करके चलते थे, अगर हमें जूता भी खरीदना है जी, तो हम कोशिश करते थे कि हम तो भैया ठेका देंगे, आप एक ठेका पे 1 साल का दे सकते हैं। पर कोई कंपनी एक नई क्वालिटी की जूता या कमीज भी तब बनाएगी ना, उसको अगर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट मिले। अगर आप लॉन्ग टर्म कमिटमेंट नहीं देंगे तो कोई नहीं मिलेगा जी। तो आप उसके लिए तैयार ही नहीं थे, बोले नहीं हम ये नहीं करेंगे। ये सोच बदली हुई। 2 पॉइंट मैं यहां से आपसे समझना चाहता हूं। डिफेंस में रिसर्च के लिए हम अपने डिफेंस बजट का सिर्फ 0.6% खर्च करते हैं। कैसे पॉसिबल है जो बात आप कह रहे हैं? और दूसरी बात, बहुत अच्छी बात है पीएसयू काम कर रहे हैं, लेकिन जैसे भी ड्रोन तमाम कंपनियां बना रही हैं, लेकिन तमाम कंपनियां रिसर्च कर रही हैं, लेकिन आर्मी तो एक लिमिटेड संख्या में और टॉप 1 या 2 को ही शामिल करेगी। देन कई जो लोग काम कर रहे हैं वो बोल रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं, अगर हमारा चूज नहीं होता है देन हमारा क्या होगा? ये भी तो एक अलग एंगल है सर। 2 एंगल मैं समझना चाहूंगा आपसे। राजेश जी, जो टेक्नोलॉजी होती है ना, वो सिर्फ टेक्नोलॉजी, बेसिक टेक्नोलॉजी, उसके कई अवतार होते हैं। ओके, जैसे इंजन बनता है तो वो इंजन आप कार में लगा सकते हैं, और एक बड़ा डिफरेंट टाइप का इंजन आप टैंक में लगा सकते हैं जी, जो ट्रक में भी लग सकता है। ट्रक सिविल में भी चल सकता है और फौज के लिए भी चल सकता है कि नहीं? उसी प्रकार जहाज की कैपेबिलिटीज है। तो अगर आप देखें जितने भी ये बड़ी कंपनियां हैं, चाहे बोइंग है फॉर एग्जांपल, बोइंग का अगर आप देखेंगे 2 हिस्से में है, एक सैनिक विभाग है उसका और एक सिविल विभाग है। अब वो कई सारे काम करती है, स्पेस में काम करती है, शिप में काम करती हैं, लॉकहीड मार्टिन में शिप में काम, पर उनके 2 भाग हैं, एक सिविल का और एक फौज का। तो वो जो टेक्नोलॉजी है वो ट्रांसफरेबल होती है, समझे ना आप? तो ये जो यूनिवर्सिटियां काम कर रही हैं, जरूरी थोड़ी है ना इनका जो फंडिंग होनी है वो सिर्फ सेना के बजट से ही होनी है जी। जो एमएसएमईज हैं या स्मॉल इंजीनियर टेक्नोलॉजीज हैं, इनको बहुत तरीके हैं सपोर्ट देने के। ओके, तो और जब टेक्नोलॉजी बन रही है, डेवलप हो रही है, तो सेना का उसमें रोल नहीं है। जब टेक्नोलॉजी एआई की बन करके डेवलप होके आएगी, वो एआई की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा सकती है इलेक्शन के अंदर काम करने के लिए, किताब को लिखने के लिए, वो इस्तेमाल की जा सकती है सर्विलेंस को देखने के लिए, वो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा सकती है किसी सैनिक ग्रुप के अंदर। तो ये जो टेक्नोलॉजीज हैं जी, ये काफी डुअल यूज होती हैं, और इसके अंदर मैं आप पानी पी लीजिए सर। मैं और आसानी से अगर मैं आपसे चीजों को समझना चाहूं तो क्या मैं ऐसे समझ सकता हूं सर से कि जैसे GE 414 इंजन की जो डील हुई थी
जो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी होनी है, कुछ इंजन वहां से भी आने हैं। MQ-9 रीपर ड्रोन की भी डील हुई थी, कुछ वहां से आएंगे, कुछ यहाँ पर बनेंगे, और कुछ और डील जो हैं वो भी हुई है, चाहे वो हॉजर्स गन्स हैं उनकी बात है। तो क्या हम ये माने कि ये जो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी हम अमेरिका से लेते थे, आने वाले वक्त में हम अमेरिका से टेक्नोलॉजी नहीं लेंगे, हम अमेरिका के साथ मिलकर एक नई टेक्नोलॉजी पे काम करेंगे? मैं बड़े आसान शब्दों में अगर समझना चाहूं अपने दर्शकों के लिए। देखिए, ट्रांसफर और टेक्नोलॉजी के दो हिस्से होंगे। जी एक, जिसने टेक्नोलॉजी बनाई है वो आपको टेक्नोलॉजी दे दे। जी अगर वो आपको टेक्नोलॉजी मान लो दे भी दे, कि आपके पास इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है जो उस टेक्नोलॉजी को एब्जॉर्ब करके और उसी टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ा सके और उसको जी मैन्युफैक्चर कर सके। सन 60 के दशक में भारत ने विमान बनाए थे, ओके, ब्रिटिश कंपनी खुद डेवलप किए, उड़ाए, मारुत कहा जाता था उस जहाज को। कहां है वो? कानपुर में बनता था, चला गया, खत्म हो गया, क्योंकि उसको आगे चला ही नहीं पाया। जब तक आप टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल समझने के लिए यूनिवर्सिटीज को नहीं लाओगे बीच में, क्योंकि एक कंपनी सारा कुछ नहीं बना सकती है। बिल्कुल अगर मारुति कार बनाती है, उसके छोटे 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 200, 300, 400 हिस्सेदार होंगे। कोई पहिया बनाता है, कोई शीशा बनाता है, कोई रोटर बना, कुछ बहुत कुछ सीधी चीजें वो छोटी छोटी कंपनियां बनाएंगी। अगर वो कंपनियां है ही नहीं तो जहाज बनेगा कैसे? टैंक बनेगा कैसे? एक टैंक के अंदर 9 से 13 टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती हैं, वो अलग अलग हिस्से बनाते हैं। एक कंपनी टैंक ये नहीं बना पाया, ये समस्या रही है। टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करना नहीं हो सकता। यही तो मैं आपको समझाने की शुरू से कोशिश कर रहा हूं। कैपेबिलिटी हासिल करनी है, टेक्नोलॉजी नहीं। टेक्नोलॉजी को क्रिएट करना है, एसिमिलेट करना है। जो टेक्नोलॉजी क्रिएट हो सकी है ना, वो अलग चीज है, पर उस टेक्नोलॉजी को कैपेबिलिटी में कैसे क्रिएट करना है, उसको क्रिएट करने के लिए ही ये इंडेक्स एक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, का एम है, मुद्दा है। ओके, एक पॉइंट और, क्योंकि एक चीज जो मैं और समझना चाहता हूँ, इंडिया अमेरिका रिलेशंस को लेकर मैं आपसे समझना चाह रहा था। हाल के पिछले एक दशक में हमने दो मुल्कों के अंदर बहुत करीबी देखी है। अब किस लिहाज से इन दोनों के देशों के संबंधों को देखा जाए, एक वक्त था कहा जाता था कि अमेरिका एक भरोसेमंद साथी नहीं है, आप उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। आज कितना बदल चुका है सब कुछ? देखिए, मतलब रिलेशनशिप्स, अंतरराष्ट्रीय रिलेशनशिप का जो जो प्रोग्रेस होती है वो जियोपॉलिटिकल रियलिटीज के ऊपर होती है। आपके इस वक्त जो जियोपॉलिटिकल रियलिटीज हैं, भारत और अमेरिका के इंटरेस्ट कुछ हद तक कन्वर्ज कर रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं। किसी भी दो नेशंस के इंटरेस्ट एकदम से कन्वर्ज नहीं कर सकते। तो इसी प्रकार भारत और अमेरिका के इंटरेस्ट कन्वर्ज करते हैं, और उसकी वजह कई सारी हैं, और कई जगहों पर भारत और अमेरिका के इंटरेस्ट कन्वर्ज नहीं करते हैं। जब हम रिश्ता बनाने जाते हैं, पारिवारिक रिश्ता बनाने जाते हैं, शादी करना जाते हैं, तो हमारे इंटरेस्ट दोनों के अलग अलग हो सकते हैं, पर हम उम्मीद करते हैं कि हम उन रिश्तों को मैनेज कर सकते हैं, जो उसमें डिफरेंसेस हैं उनको मैनेज कर सकते हैं और उसको उसी प्रकार से आगे बढ़ा सकते हैं। जी, तो भारत और अमेरिका ने फैसला किया है कि उनके जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट इस वक्त कन्वर्ज करते हैं। जो डिफरेंसेस हैं उनके, अमेरिका के अलग हैं, भारत के अलग हैं, उनको हम मैनेज करेंगे। और जो मैनेज किए जाते हैं इंटरेस्ट, उसके अंदर शायद कुछ फायदा दूसरे साथी का भी है। एक आप देश
किसी दूसरे देश के बॉर्डर्स को तोड़ करके युद्ध करता है, तो उसका हमारे साथ पुराना इतिहास रहा है, हम फिर भी उस रिश्ते को निभा रहे हैं, पर फंडामेंटली तौर पर हमारे साथ भी तो एक दूसरा देश ऐसे कर रहा है, वो तो एक्सेप्टेबल नहीं है हमको। तो आई थिंक प्रिंसिपली कुछ एक चीजें होंगी जिसके अंदर हम एक दूसरे से डिसएग्री करेंगे, पर विश्वास दोनों देशों, भारत और अमेरिका को इस वक्त है कि उन डिफरेंसेस को वो इतने बड़े नहीं हैं कि उनको मैनेज नहीं कर सकते, और भविष्य में जो जरूरतें हैं हम दोनों देशों की एक साथ इकट्ठा काम करके, जो दुनिया के अंदर एक वर्ल्ड ऑर्डर है उसी प्रकार से, जैसे एक ऑर्डरली वर्ल्ड ऑर्डर है उस प्रकार बना रहे, वो जरूरी है। इनफैक्ट चीन जो इसको तोड़ने की कभी कभी कोशिश करता है, चाहे वो ताइवान हो, चाहे वो भारत के बॉर्डर पे हो, उसका भी इंटरेस्ट यही है कि वर्ल्ड ऑर्डर टूटे ना, क्योंकि अगर वर्ल्ड ऑर्डर टूट गया, आज की देश में यूनाइटेड नेशंस के अंदर अगर कोई देश उसके अंदर चेंज नहीं होने दे रहा, तो उसमें सबसे बड़ा वजह चीन है। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप के अंदर कोई चेंज अगर नहीं होने दे रहा तो चीन है। चीन का इंटरेस्ट है कि जो वर्ल्ड ऑर्डर स्टेटस को रहे, जबकि रशिया, अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन चारों उसके अंदर इंप्रूवमेंट होने के लिए, देने के लिए तैयार है। तो हमारे ये जो इतिहास सिर्फ इतिहास देख करके भविष्य में चला नहीं जाता है। ठीक है सर, एक आखिरी पॉइंट मैं और समझूंगा, क्योंकि इंडस एक्स की जो समिट हुई जिसको लेकर मेरी और आपकी बातचीत हो रही है, वहां पर इंडो पैसिफिक को लेकर भी काफी चर्चा हुई है, हिंद प्रशांत महासागर को लेकर भी काफी बातचीत हुई है। क्या आने वाले वक्त में ये जो इंडो पैसिफिक का एरिया है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा या इंपॉर्टेंट हो चुका है, जहां पर अमेरिका, भारत, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्रीज को साथ में आना होगा? कैसे राजेश जी, जो वेस्ट इतिहास के अगर देखें 1500-1600 ईस्वी के अंदर तक ये इलाका जो एशिया का था काफी अच्छे हालात में था। उसके पश्चात टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट हुई, अमेरिका की डिस्कवरी हुई, समुद्री कैपेबिलिटीज यूरोपियन देशों ने बढ़ाई, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, और ये ताकत ईस्ट से वेस्ट की तरफ थोड़ी बढ़ी। पिछले 40, 50, 30 साल के अंदर और आगे जो आप भविष्य देख रहे हैं, ये डेवलपमेंट अब एशिया की तरफ भी काफी बढ़ रही है। तो अगर तो आप ऐतिहासिक तौर पर देखें तो इंडो पैसिफिक, उसका नाम इस वक्त कुछ भी हो, पहले भी कोई और नाम रहा हो, बहुत पहले भी काफी इंपॉर्टेंट रीजन था इस दुनिया का। बीच में हो सकता है कुछ लोगों के दिमाग में इसकी अहमियत कम हो गई हो, पर हाँ, इस वक्त इसकी अहमियत पहले बीच के कुछ समय से ज्यादा है, और आगे भी इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि चीन फैक्ट्री है पूरी दुनिया की। उधर से इंडिया काफी एक डेवलप अच्छे से बढ़ता हुआ देश है। उनको एनर्जी चाहिए, और एनर्जी मिडिल ईस्ट से काफी संख्या में, काफी मिकदार नजर आती है जी। इसी प्रकार बहुत सी चीजें जो बनती हैं वो बाकी दुनिया के अंदर जाती जी। तो ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से कंजम्पशन, हमारी जो जनसंख्या है लगभग पूरे देशों की मिला के दे सके तो 3 बिलियन है, तो वो उनको सामान बेचा जाता है, उनकी कंजम्पशन काफी होगी। अमेरिका की जनसंख्या से 10 गुना जनसंख्या यहाँ है। हम अमेरिका जितना कंज्यूम ना करते हो, पर हम काफी कंज्यूम करते हैं। सो यस, ये इंपॉर्टेंट रहेगा इलाका अगले 50 साल। और मेरे, क्योंकि मैं आपसे बात कर रहा था तो मुझे याद आ गई कि हेनरी किसिंजर, जिन्होंने चीन आज अगर इतना मजबूत है तो उसके पीछे अमेरिका का रोल है। अमेरिका ने ही वो 1979-80 के दौर में
वो बूस्ट चाइना को दिया, क्या वो बूस्ट अब भारत को मिल रहा है या मिलने जा रहा है, उस लिहाज से हम देखें, या अलग कुछ सर? एक बड़ा फेमस हिंदी गाना है, तुम ही ने दर्द दिए हैं तुम ही दवा देना। देखिए ऐसा है कि चीन के साथ जो अमेरिका का हुआ वो इतिहास है, और इतिहास अपने आप को कभी रिपीट नहीं करता। और भारत जो है बड़ा डिफरेंट टाइप की कम्युनिटी है, डिफरेंट टाइप का देश है, एक डेमोक्रेसी है, इसमें किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का पूरा दायरा नहीं है देश के ऊपर। चाइना का वजह बिल्कुल फर्क है। चाइना के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी को किसी तरह से अपने आप को बचाना था, और वो काफी स्मार्ट तरीके से उन्होंने अमेरिका का इस्तेमाल किया। मैं तो ये मानूंगा कि अमेरिका के अंदर बिजनेस इंटरेस्ट ने अमेरिका के लिए ही एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी की है। और अभी भी मेरे विचार से जब तक अमेरिकन कंपनियों को पैसा कमाने के मौका मिलता है, वो बाकी सब इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। अमेरिका के केस में डेमोक्रेट्स या रिपब्लिकन राज नहीं करते, डॉलर राज करता है। ओके, चलिए सर, थैंक यू, शुक्रिया, लंबा वक्त दिया आपने मुझे तमाम पहलुओं को समझाने के लिए। थैंक यू सर, जय हिंद, थैंक यू।